हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इंजन वेरिएबल्स का क्या फ़र्क पड़ता है इग्निशन लैग पे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि फ्लेम प्रोपोगेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है इंजन वेरिएबल्स का, राइट। तो इंजन वेरिएबल्स का फ्लेम प्रोपोगेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अभी हम ये देखना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमको फ्लेम प्रोपोगेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो जानना है। देखिए, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स विच अफेक्ट द फ्लेम प्रोपोगेशन वेलोसिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द फ्लेम वेलोसिटी इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ प्रेशर राइज। ठीक है, तो जो आपको फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड है यानी कि फ्लेम वेलोसिटी किसको इन्फ्लुएंस करती है, रेट ऑफ प्रेशर राइज को। ठीक है, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करती है। प्रेशर राइज जो आपको पहले प्रेशर मिल रहा है, अगर स्पीड अच्छी है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिलेगा जो आपको पिस्टन पे दबाव डालने में हेल्प करेगा और पिस्टन को ज़्यादा एफिशिएंटली मूव करेगा। ठीक है, एंड हैज़ बियरिंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल कंबशन। मतलब ये बहुत सारे एबनॉर्मल कंबशन, मतलब जिस तरह से कंबशन होना चाहिए वो ना हो करके अगर फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड प्रॉपर नहीं है तो एबनॉर्मल कंबशन होता है जो कि आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस करती है। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्लेम स्पीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग फ्यूल एयर रेशियो एंड टर्बुलेंस। तो ऐसे तो बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन को। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्यूल एयर रेशियो है और दूसरा टर्बुलेंस है। ठीक है, तो फ्यूल एयर रेशियो पे आते हैं हम। ठीक, तो फ्यूल एयर रेशियो जैसा हमने इग्निशन लैग में देखा था सेम उसी तरह इस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो द composition of working mixture influences the rate of combustion and amount of heat in evolved। ठीक है, तो रेट ऑफ combustion आपका फ्यूल एयर रेशियो पे डिपेंड करता है और कितना हीट इन्वॉल्व हो रहा है या कितना हीट इवॉल्व हो रहा है वो भी आपके फ्यूल एयर रेशियो पे डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व एंड रेट ऑफ कंबशन। ओके, ये आपका फ्यूल एयर रेशियो पे डिपेंड करता है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है फ्लेम प्रोपोगेशन की, जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल सकती है जैसा आपने देखा था इग्निशन लैग कब कब कम से कम मिलता है, उसी तरह वेलोसिटी कब आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी वो भी सेम है। ठीक है, तो यही देखिए, द मैक्सिमम फ्लेम वेलोसिटी ऑकर्स व्हेन द मिक्सचर स्ट्रेंथ इज 110% ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक। 110% ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक, that is about 10% richer, it's not teacher, it's richer। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना इसे, रिचर, दैट इज अबाउट 10% रिचर देन स्टोशियोमेट्रिक, यानी कि जो आपका स्टोशियोमेट्रिक फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो है उससे 10% हम थोड़ा सा और रिच कर देंगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। इससे ज़्यादा आपने एनरिच किया या इससे कम उसको या थोड़ा और लीन बना दिया तो आपका जो फ्लेम प्रोपोगेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर क्या हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो लीन मिक्सचर रिलीजेस लेस थर्मल एनर्जी, तो एनर्जी आपका लेस रिलीज होता है अगर लीन मिक्सचर है कि जो आपका रिजल्ट करता है लोअर फ्लेम टेम्परेचर में। फ्लेम टेम्परेचर आपको कम मिलता है अगर लीन मिक्सचर हो जाए तो, जो कि आपकी लो स्पीड या फ्लेम की कम स्पीड के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, अगर आपने बहुत रिच कर दिया, ठीक है, स्टोस्टोमेट्रिक के 10% से ज़्यादा आपने अगर रिच किया उसको तो आपको इनकम्प्लीट कंबशन मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा जो आपका चार्ज है या फ्यूल और एयर है वो पूरा का पूरा नहीं जलेगा, थोड़ा बहुत जलेगा बाकी नहीं जल पाएगा। तो उसकी वजह से भी आपको फ्लेम की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। जैसा लिखा हुआ है, सम कार्बन ओनली बर्न्स टू CO एंड नॉट टू CO2। तो कुछ कार्बन सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल के रह जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तक नहीं पहुंचते। ठीक है, जो फिर लेस थर्मल एनर्जी और लेस थर्मल एनर्जी में रिजल्ट करता है, यानी कि फ्लेम की स्पीड रिड्यूस होती है। ठीक, तो ये था आपका एयर फ्यूल रेशियो। ये हम देख चुके हैं, जैसा ग्राफ हमने उसमें देखा था इग्निशन लैग वाले में वैसा ही कुछ कुछ ग्राफ है आपका। आपके अराउंड 100% ये आपका स्टोइशियोमेट्रिक है समझ लो, जिसको हम 100% ले रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है, उससे हमने 10% बढ़ा दिया। ठीक, अराउंड यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी फ्लेम प्रोपोगेशन के। आपके वाई एक्सिस टाइम इन सेकेंड्स शो कर रहा है, देखो दिस इज टाइम इन सेकेंड्स।
तो कम से कम टाइम कब लगेगा फ्लेम को प्रोपोगेट होने में, इस पॉइंट पे 110% पे। ठीक, यही आपका रेशो शो कर रहा है। इसके बाद जाओगे तो आपका टाइम बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी और रिच करोगे तो बढ़ना चालू हो जाएगा यहाँ पे, और लीन करोगे तो भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो सबसे कम टाइम जो फ्लेम प्रोपोगेट होगा वो 110 पे, यानी मैक्सिमम स्पीड आपकी 110, जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो रहता है उसका 110% पे आपको मैक्सिमम फ्लेम प्रोपोगेशन स्पीड मिलेगी। ठीक है। दूसरा हम आते हैं हायर कंप्रेशन रेशियो से कैसे फ़र्क पड़ता है। तो अ हायर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग मिक्सचर। तो जैसे जैसे हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और रेसिडुअल गैसेस डिक्रीज हो जाते हैं। रेसिडुअल गैसेस क्या होते हैं, जो आपका बर्न होने के बाद जो स्मोक बच जाता है, या जो भी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी आपका बर्न होने के बाद, कंबशन के बाद जो भी रेसिडुअल गैसेस बचते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं अगर आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया है तो, यानी अच्छे से कंबशन होता है। तो दिस फेवरेबल कंडीशन रिड्यूसेस द इग्निशन लैग कम हो जाता है। ठीक है, एंड हेंस लेस इग्निशन एडवांस इज रिक्वायर्ड। इग्निशन एडवांस होता है कि हमने थोड़ा पहले इग्नाइट किया, क्योंकि अगर इग्निशन लैग बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, ठीक है, इग्निशन लैग का मतलब होता है आपने जब स्पार्क दिया उसके बाद जब फ्लेम प्रोपोगेट होना चालू हुआ उसके बीच का समय, तो ये अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको थोड़ा पहले इग्नाइट करना पड़ेगा या थोड़ा पहले स्पार्क देना पड़ेगा, तब तो वो अपने टाइम पे जा कर के फ्लेम प्रोपोगेट करना चालू करेगा। लेकिन अगर आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेम आपका अपने टाइम से, या इग्निशन लैग कम है तो आपको इग्निशन एडवांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑल्सो स्पीड अप द सेकेंड फेज ऑफ कंबशन। ठीक है, तो जो सेकेंड फेज होता है आपके कंबशन का, यानी कि फ्लेम प्रोपोगेशन, वो आपका इग्निशन लैग के साथ साथ आपका फ्लेम प्रोपोगेशन भी इंक्रीज कर देता है। टोटल इग्निशन एंगल इज रिड्यूस्ड। ठीक, मैक्सिमम प्रेशर एंड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इंक्रीज। तो जैसा हम बता चुके हैं, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, इग्निशन लैग आपका कम होता है, इसलिए कम इग्निशन एडवांस देना पड़ता है, और आपका फ्लेम प्रोपोगेशन भी स्पीडली होता है। तो कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड भी जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अलग अलग कंप्रेशन रेशियो पे। यहाँ पे देखो आर हमने 4.1 लिया है तो प्रेशर इतना ही है, 5.1 किया तो थोड़ा और बढ़ा, 6.1 किया तो प्रेशर और इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद। तो दिस इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग। Lastly, use of higher compression ratio increases the surface to volume ratio of combustion chamber, thereby increasing the part of mixture which after burns in थर्ड फेज। अगर आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया है तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी बढ़ जाता है। ठीक, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, बेसिकली समझ लो, ज़्यादा जो सरफेस आपका होना चाहिए वो बढ़ जाता है कंबशन चैम्बर का। देयर बाय इंक्रीजिंग द पार्ट ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है आपका। ठीक है, विच आफ्टर बर्न्स इन द थर्ड फेज। आपके थर्ड फेज में जो मिक्सचर बर्न होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल जाता है। ठीक, तो ये आपके कंप्रेशन रेशियो के फ़ायदे हैं। तीसरा हम देखते हैं इनटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम देख चुके हैं पहले ही कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से क्या हो रहा था, इनटेक टेम्परेचर और प्रेशर ही बढ़ रहा था ना। हाँ, तो कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ा रहे हैं तो आपका फ्लेम प्रोपगेशन स्पीड हो रहा है। सेम इसी तरह अगर इनटेक टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका फ्लेम स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब इंजन लोड। इंजन लोड से यहाँ क्या मतलब है, इंजन लोड से ये कहना चाह रहा है मतलब फ्यूल और एयर का क्वांटिटी, मतलब कितने अमाउंट में आपने फ्यूल और एयर दिया। ठीक है, फ्यूल एयर रेशियो दूसरी चीज़ हो गई, मतलब कितना एयर पे कितना फ्यूल आप दे रहे हो, वो फ्यूल एयर रेशियो होगी। ठीक, यहाँ हम फ्यूल और एयर कितना दे रहे हैं, मतलब दोनों कंबाइन करके फ्यूल प्लस एयर हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं या कितना कम दे रहे हैं, तो वो लोड होता है। यानी अगर फ्यूल और एयर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंजन को दे रहे हो तो फिर इंजन लोड इंक्रीज़ करना हो गया। फ्यूल और एयर आप हम कम अमाउंट में दे रहे हो तो लोड कम करना हो गया।
आपके इंजन में एक कार्बोरेटर नाम का पार्ट होता है, ठीक है। कार्बोरेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्बोरेटर आपके इंजन को क्या सप्लाई करता है? फ्यूल और एयर, ठीक है। कार्बोरेटर से हो करके ही फ्यूल और एयर इंजन में जाता है। उसमें एक थ्रॉटलिंग वाल्व होता है, और वो थ्रॉटलिंग वाल्व क्या होता है? आपका एक्सीलेटर, गाड़ी में जो आपका एक्सीलेटर है वो उस थ्रॉटलिंग वाल्व से जुड़ा रहता है। तो जैसे जैसे आप एक्सीलेटर डालते हो तो एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो वो कुछ नहीं करता है। एक्सीलेटर बस आपका एक्सीलेटर जैसे ही आपने बढ़ाया वो फ्यूल और एयर की क्वांटिटी बढ़ा देता है, और इंजन ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। आप छोड़ते हो तो वो थ्रोटल वाल्व थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बंद होता है, और एयर और फ्यूल की क्वांटिटी कम सप्लाई होती है, तो इंजन धीरे चलने लगता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्यूल और एयर जाएगा उतना तेज़ी से पिस्टन घूमेगा। तो इंजन लोड से क्या होता है? विथ इंक्रीज इन इंजन लोड साइकिल प्रेशर इंक्रीजेस, हेंस द फ्लेम स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा आपने एयर और फ्यूल दिया है उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और फ्लेम स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक। इंजन लोड ही बेसिकली आपका स्पीड मैनेज करता है आपकी गाड़ी का। आप एक्सीलेटर बढ़ा करके इंजन लोड ही बढ़ाते हो, यानी एयर और फ्यूल का सप्लाई ही बढ़ाते हो, जिसकी वजह से इंजन और तेज़ी से भागता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पांचवें पॉइंट पे, टर्बुलेंस। अब देखो टर्बुलेंस क्या करता है। टर्बुलेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कंबशन फिनोमिना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्बुलेंस कंबशन के लिए। द फ्लेम स्पीड इज़ वेरी लो इन नॉन टर्बुलेंट मिक्सचर्स। टर्बुलेंस आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? हलचल, ठीक है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो टर्बुलेंस मतलब हलचल, ठीक। तो फ्लेम स्पीड इज़ वेरी लो इन नॉन टर्बुलेंट मिक्सचर्स। अगर टर्बुलेंस नहीं हो रहा है आपके इंजन में, या हलचल नहीं हो रही है, तो फ्लेम जो है बहुत धीरे से आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जैसा मैं पहले समझाया था आपको कि आपने कहीं पे अगर आग लगाया हुआ है पत्तों में, ठीक है। अगर आप ऐसे स्थिर छोड़ दो तो धीरे 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 वो आग फैलता है, लेकिन आप किसी लकड़ी के सहारे उसको हिलाने लग जाओ या थोड़ा हलचल पैदा करो तो तेज़ी से आग फैलती है। सेम इसमें भी वही होता है, ठीक है। फ्लेम ज़्यादा तेज़ी से प्रोपेगेट करेगा अगर हलचल होगी तो, ठीक। तो a turbulent motion of the mixture intensify the process of heat transfer and mixing of burned and unburned portion in the flame front। सेम चीज़ लिखा है जो मैंने कहा। These two factors causes the velocity of turbulent flame to increase practically in proportion to turbulent velocity। in proportion होगा ये, इसको भी चेक करना, proportion, in proportion to turbulence velocity, ठीक है। If there is no turbulence, the time occupied by each explosion would be so great as to make the high speed internal combustion engines impracticable। अगर टर्बुलेंस नहीं है आपके इंजन में तो वो चलने लायक नहीं हो सकता, ठीक। वो इम्प्रैक्टिकल बना देता है इंजन को। टर्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्लेम प्रोपगेशन के लिए। इनसफिशिएंट टर्बुलेंस लोअर्स द एफिशिएंसी ड्यू टू एक्सेसिव टर्बुलेंस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इनसफिशिएंट टर्बुलेंस आपका एफिशिएंसी लो कर देता है, क्योंकि ढंग से आपको बर्न ही नहीं होगा या इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक। हाउएवर एक्सेस बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी नहीं डिज़ायरेबल है, क्योंकि वो आग को बुझा ही देगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इतना तेज आप चलाओ कि आग बुझ ही जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं पहले पॉइंट पे। द इफेक्ट्स ऑफ टर्बुलेंस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोस। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? Turbulence accelerates the chemical reaction by intimate mixing of fuels and oxygen। मतलब बहुत तेज़ी से फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करता है तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। हैंस टर्बुलेंस अलाउस द इग्निशन एडवांस टू बी रिड्यूस्ड। वही बात है, इग्निशन एडवांस कम कर सकते हैं उसकी वजह से। एंड देयर फॉर वीक मिक्सचर्स कैन बी बर्न। जो वीक मिक्सचर हैं, ठीक है, वो भी जल सकते हैं। द इंक्रीज ऑफ फ्लेम स्पीड ड्यू टू टर्बुलेंस reduces the combustion time and hence minimizes the tendency to detonate। तो जो फ्लेम स्पीड में इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है? कंबशन टाइम कम लगता है आपको, रिड्यूसेस द कंबशन टाइम, और इसीलिए डेटोनेट होने की टेंडेंसी भी रिड्यूस हो जाती है। डेटोनेट मतलब एक साउंड जो हैमर साउंड आता है, या मेटल पे आप जब किसी भी मेटल पे आप हल्का सा
किसी चीज़ से मारते हो दूसरे मेटल से, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो डेटोनेट होता है, उसको हम बोलते हैं डेटोनेशन। ठीक है, आपके इंजन में भी उस तरह का साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, तो डेटोनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली ये जान लो कि अगर टर्बुलेंस बढ़ता है तो टेंडेंसी टू डेटोनेट कम होता है। टर्बुलेंस इंक्रीजेस द हीट फ्लो टू द सिलेंडर वॉल एंड इन द लिमिट एक्सेसिव टर्बुलेंस में एक्सटिंग्विश द फ्लेम। वही बात है, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फ्लेम बुझा भी सकता है। ठीक है, माना हीट फ्लो बढ़ाता है टर्बुलेंस, ठीक, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फ्लेम बुझ भी सकती है। एक्सेसिव टर्बुलेंस रिजल्ट इन मोर रैपिड प्रेशर राइज। अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज हो जाएगा। ठीक है, दो मैक्सिमम प्रेशर में भी लोअर, मैक्सिमम प्रेशर जो जा सकता है वो भले कम हो, लेकिन प्रेशर राइज अचानक से जो प्रेशर राइज होता है उसको बढ़ा सकता है ये। एंड हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज कॉजेज क्रैंक शाफ्ट स्प्रिंग एंड रेस्ट ऑफ द इंजन टू वाइब्रेट विथ हाई पीरियोडिसिटी। तो आपका क्रैंक शाफ्ट बहुत हाई पीरियोडिसिटी से वाइब्रेट करता है, क्योंकि रैपिडली इंजन मतलब प्रेशर जो है बहुत जल्दी राइज करता है, बहुत जल्दी डाउन होता है उसकी वजह से। तो ये आपका रफ और नॉइजी रनिंग इंजन में रिजल्ट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो फैक्टर है हम उस पर आते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है आपका इंजन स्पीड। तो इंजन स्पीड जो है आपका डायरेक्टली इन रिलेशन टू है टर्बुलेंस को। जितना तेज इंजन भागेगा उतना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा, उतना ज़्यादा हलचल होगा। ठीक है, तो जो टर्बुलेंस इफेक्ट डालता है वही इफेक्ट डालेगा आपका इंजन स्पीड। ठीक, द हायर द इंजन स्पीड द ग्रेटर द टर्बुलेंस, हायर इंजन स्पीड द ग्रेटर टर्बुलेंस। फॉर दिस रीजन फ्लेम स्पीड इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विथ इंजन स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इंजन साइज़ पे। तो इंजन साइज़ कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है आपके फ्लेम प्रोपगेशन में, क्योंकि जो आपका सिमिलर डिज़ाइन के इंजन होते हैं, इंजन और सिमिलर डिज़ाइन जनरली रन एट द सेम पिस्टन स्पीड। तो इंजन बड़ा हो या छोटा हो, उससे पिस्टन की स्पीड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिस्टन की स्पीड लगभग पिस्टन सेम ही स्पीड पे घूमता है। अगर आपका छोटा इंजन है, अगर स्मॉलर इंजन है तो क्या होगा, आरपीएम ज़्यादा होगा, है ना, और अगर बड़ा इंजन है तो आरपीएम कम हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, पिस्टन का जो आपका बेसिकली जो पिस्टन जिस पे घूम रहा है, सॉरी पिस्टन जिस स्पीड से चल रहा है वो वही रहता है। ठीक है, इंजन के बड़ा या छोटा होने से आपके पिस्टन की स्पीड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिस्टन मोर और लेस उसी स्पीड पे रन करता है। ठीक, तो ड्यू टू सेम पिस्टन स्पीड द इनलेट वेलोसिटी and the degree of turbulence and flame speed are linearly same in similar engines regardless of size। ठीक, तो साइज कुछ भी हो इंजन का, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके फ्लेम प्रोपगेशन पे। अब आप ये समझ लो किसी के पास 120 सीसी की बाइक है, 125 सीसी की बाइक है, या किसी के पास 150 सीसी की बाइक है, किसी के पास 500 सीसी की बाइक है। तो इसका साइज़ जैसे बढ़ गया, लेकिन उससे ये तो नहीं होता कि स्पीड आप बढ़ा दोगे। स्पीड तो जो अगर आप 30 की स्पीड पे चला रहे हो तो आप 125 सीसी को भी 30 पे चलाओगे, 150 को भी 30 पे चलाओगे, और 500 को भी 30 पे चलाओगे, तो स्पीड तो सेम ही रहना है, साइज़ कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसलिए आपका इंजन साइज से फ्लेम प्रोपगेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, इतना आज के लिए। थैंक यू।